मैं राजा मिश्रा आपके बीच में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। पहले चैप्टर में हमने चर्चा की थी यूरोप में राष्ट्रवाद, और जब हमने यूरोप में राष्ट्रवाद देखा तो क्या क्या देखा। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम जाने, जर्मनी और इटली का एकीकरण हमने देखा। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं सामाजिक विज्ञान के जो दूसरा चैप्टर है वह है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, देखो सबसे पहला मैं फिर से आपको ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद है क्या और हमारे देश में ये भावना कैसे डेवलप हुई। इसको अगर सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि राष्ट्रवाद है क्या, तो एक तो मैंने बताया था उस यूरोप वाले चैप्टर में कि राष्ट्रवाद क्या है, फीलिंग्स टुवर्ड्स आवर नेशन। इसको और अच्छे से समझ लीजिए, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के बीच में यह विश्वास कर जाए या उनको यह विश्वास होने लगे कि उनका जो हित है वो सामूहिक हित है, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो हित हैं वो एक जैसे हैं, यानी अगर ये देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जब इस प्रकार की भावना लोगों के अंदर आ जाती है राष्ट्र के प्रति, तो ऐसी भावना को हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। इसमें राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो है, लेकिन उस होने के पीछे अपना भी एक स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ क्या है कि जब तक ये राष्ट्र है तब तक हम हैं। भारत में ये कैसे डेवलप हुआ, तो इसमें अगर आपको मैं और गहराई से बताऊं तो कई सारी विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तो है कि भारत कोई राष्ट्रवाद की भावना से अपरिचित नहीं था। हाँ, बीच बीच में जरूर हम भ्रमित हुए, लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद डेवलप हुआ, यानी भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन या ब्रिटिश शासन के दौरान जो राष्ट्रवाद डेवलप हुआ, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ये राष्ट्रवाद हमारे अंदर कैसे आया, तो ये राष्ट्रवाद हमारे बीच में आया अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते। हमने ये महसूस किया कि हमारी जो आपसी एकता है वो जरूरी है अपने देश को और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए यह लड़ाई इस देश के लोगों ने मिलकर लड़ा और उसमें विजय भी मिली। अंततः इस देश को हमने आजाद करा लिया, यानी हमारे लोगों ने इस देश को आजाद करा लिया और अंग्रेजों को यह देश छोड़ के जाना पड़ा। तो ये जो भावना आई हमारे अंदर कि हम सब मिलजुल कर कार्य करें, तो ये जो भावना थी, ये भावना कैसे आई, कौन कौन से स्टेप हैं, और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते हम कैसे एक हुए, संगठित हुए, और हमारी समझ में आ गया कि ये जो भूक्षेत्र है जिसे हम भारत कहते हैं, भारत माता का जो दर्जा दिया गया, ये भारत माता का सुरक्षित रहना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये चीज अब हमारी समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि आज हर एक भारतवासी इस बात से भली भांति परिचित है कि जब देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। तो हम आजादी की लड़ाई के दौर में जो अनुभूति हुई कि हम सब मिलजुल कर कार्य करें ताकि हमारा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बने और हम अंग्रेजों को इस देश से मार भगाएं, तो इसकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम को ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस की स्थापना के बाद यानी 1885 से लेकर 1947 का जो पूरा घटनाक्रम है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो प्रथम चरण है उसको उदारवाद के नाम से जानते हैं, और ये 1885 से 1905 तक है। इस चरण के जो नेता है वो ये मानते थे कि ब्रिटिश सरकार न्यायप्रिय सरकार है और यह सरकार हमारे बेटरमेंट के लिए कार्य कर रही है। दूसरा चरण 1905 से 1919 तक जाता है। इस चरण के नेता उग्रवादी कहलाए, और इनका यह मानना था कि अगर ब्रिटिश सरकार से कोई बात न मानी है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उनके साथ सपोर्ट करके नहीं बल्कि संघर्ष करके हम अपनी बात मनवा सकते हैं। ये दोनों चरण पूरी तरीके से सफल नहीं हुए, हालांकि कुछ कुछ उपलब्धियां भी हैं इनकी। उसके बाद
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई इस देश में, जिसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। और आगे आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई। इन्होंने इस देश के लोगों को, भिन्न भिन्न वर्गों को, भिन्न भिन्न समुदायों को संगठित किया और उनके निर्देशन में देश के लोगों ने अहिंसक आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित की और धीरे धीरे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होता चला गया और अंततः हम इस देश को आजाद कराने में सफल हुए। तो ये जो पूरी लड़ाई है, इस पूरी लड़ाई के दौरान हम ये समझ गए कि हमारी जो शक्ति है वो आपसी एकता है और अगर हम सब मिलजुल कर कार्य करें तो निश्चित रूप से हम कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस लड़ाई को में जरूरी था कि राष्ट्र की एक छवि भी लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए और वह छवि भारत माता की तस्वीर के रूप में प्रस्तुत की गई और भारत माता की तस्वीर को बनाया था सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके अलावा तिरंगा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस देश के प्रत्येक निवासी को आपस में जोड़ने में, उन्हें यह एहसास कराने में कि यह देश उनका है और इस देश के हित के साथ उनके हित जुड़े हुए हैं। तो ये तो है कि राष्ट्रवाद कैसे डेवलप हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। तो फिर वही बात, राष्ट्रवाद क्या है? ए फीलिंग टुवर्ड्स आवर नेशन, राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण। ये भावना कैसे आई? तो आपसी सहयोग के साथ मिलजुल कर जब ये लड़ाई आजादी के दीवानों ने लड़ी और अंततः इस देश को आजाद करा लिया, तो उनकी ये समझ में आ गया कि ये जो लड़ाई थी ये हमने इसलिए जीती क्योंकि हम सब संगठित थे। तो देश के प्रति जो प्रेम और जज्बा है उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अभी इस चैप्टर में हमें केवल यही नहीं पढ़ना है, हम कैसे वहां तक पहुंचे और कौन कौन से संघर्ष हुए गांधी के नेतृत्व में, यह भी इस चैप्टर में वर्णित है, उसी की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो वर्णित किया गया है वह है आपका खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट। देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय ये ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार को अगर हम सपोर्ट करें तो वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। गांधी जहां जहां गए लोगों से अपील करते थे कि आप इस संकट की घड़ी में ब्रिटिश सरकार को सहयोग करिए और गांधी की अपील का व्यापक प्रभाव भी पड़ा। लोग इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भरपूर सहयोग कर रहे थे, लोग शामिल हो रहे थे, ब्रिटिश सेना में शामिल हो रहे थे और युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जा रहे थे। गांधी के इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर भारत के लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हुए ब्रिटिश सरकार की तरफ से, और ब्रिटिश सरकार ने भी गांधी को सम्मानित किया कैसर-ए-हिंद की उपाधि के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है बच्चों, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। और आगे कहानी में यह है कि धीरे धीरे गांधी की समझ में आ गया कि जिसका वो साथ दे रहे थे, जिसको वो अच्छा समझ रहे थे, वह वास्तव में दुष्ट लोग हैं, शैतानी लोग हैं, यानी अच्छे लोग नहीं हैं। और गांधी की समझ में ये बात कब आई? गांधी की समझ में ये बात आई जब फरवरी 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया और वह कानून था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काले कानून की संज्ञा दी है और यह पहला समय है जब गांधी का ब्रिटिश सरकार से मोह भंग हुआ और इसी के संदर्भ में गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी सरकार कहकर संबोधित किया है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इस कानून में था क्या? इस कानून में यह था कि ब्रिटिश सरकार बिना चेतावनी दिए किसी भी भारतीय को कभी भी गिरफ्तार करके जेल में रख सकती है, भले ही उसने कुछ किया हो या न किया हो। केवल संदेह भी अगर किसी भारतीय पर है तो उसे गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार जेल में रख सकती है। महात्मा गांधी ने इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी है और इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने एक अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन का सूत्रपात किया। अब यहां पर देखिए, मैं और आपको बता दूं बच्चों कि सत्याग्रह आंदोलन क्या होता है। देखिए, सत्य के लिए आग्रह, यानी ये गांधी का
विरोध का या आंदोलन का एक उपकरण है या हथियार है। इसमें गांधी का तरीका यह है कि वे मानते हैं कि हमें अपने विरोधी पर कोई कष्ट नहीं डालना, बल्कि स्वयं के ऊपर कष्ट डालना है और उसके अंतरात्मा को झकझोरना है, ताकि वो जैसा हम परिवर्तन चाहते हैं वैसा परिवर्तन करने के लिए अपनी स्वेच्छा से तैयार हो जाए। तो गांधी का एक अनोखा तरीका था। वैसे भी गांधी को समझना सबके बस की बात नहीं है, और गांधी हर युग में पैदा नहीं हो सकते। गांधी एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। उनको समझना इतना आसान नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई कि गांधी का ब्रिटिश सरकार से मोह भंग कैसे हुआ। तो रॉलेट एक्ट को लेकर हुआ। गांधी ने इसके विरोध में एक अखिल भारतीय आंदोलन का सूत्रपात किया, और इसी आंदोलन के दौरान एक दुखद घटना घटित हुई जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में काफी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इन दोनों घटनाओं ने गांधी को काफी दुखी किया, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांधी के अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसके बाद एक खिलाफत की समस्या आई। इस खिलाफत की समस्या ने भी गांधी के मन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन को खड़ा करने के लिए अंदर से तैयार किया। और खिलाफत की समस्या क्या थी? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की का खलीफा ब्रिटिश सरकार के विरोध में था। भारतीय मुसलमानों का सपोर्ट हासिल करने के लिए उनको आश्वासन दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके खलीफा के साथ सम्मानजनक बर्ताव करेंगे, यदि वो इस युद्ध को हार जाएंगे तो भी। इस आश्वासन के आधार पर भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार को इस वार में सपोर्ट किया। लेकिन जब वार समाप्त हो गया और ब्रिटिश इस वार को जीत गए, तो ब्रिटिश ने अपने उस वादे को भुला दिया और टर्की के विभाजन की योजना बना डाली। टर्की के विभाजन से होना क्या था? टर्की के विभाजन से टर्की के खलीफा के सम्मान में कमी आनी थी, और ये भारतीय मुसलमानों के भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ था जो ब्रिटिश सरकार ने आसानी से खेला था। तो 3 समस्याएं आई गांधी के सामने। रॉलेट एक्ट की समस्या, इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरी है खिलाफत समस्या। इन तीनों समस्याओं ने गांधी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक बड़े सत्याग्रह आंदोलन को खड़ा करने के लिए तैयार किया, और गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसको हम इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह पूरी तरीके से अहिंसक आंदोलन था। गांधी ने वादा किया कि अगर उनके कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से अमल किया गया तो 1 वर्ष के भीतर भारत के लोगों को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि इसमें करना क्या था? तो इसमें करना बस ये था कि किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में भारत के लोगों से कहा गया कि आप ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करना बंद कर दो। यानी किसी भी स्तर पर आप ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट मत करो, उनका सहयोग मत करो। ठीक है? इससे क्या होगा? कोई भी सरकार लोगों के सहयोग से चलती है, और अगर लोग समर्थन देना बंद कर दें, सहयोग देना बंद कर दें, तो बड़ी से बड़ी शक्तिशाली सरकार संचालित नहीं हो सकती, वो गिर जाएगी। और ये मानना था महात्मा गांधी का, और इसलिए उन्होंने भारत के लोगों को आश्वासन दिया कि अगर उनके कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से अमल किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें केवल इतना ही करना था कि हर तरीके से ब्रिटिश से अपना नाता तोड़ लेना था, और लोगों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास भी किया। यह आंदोलन पूर्णतः सफल तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचता उसके पहले ही घटना घटित हो गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में, गोरखपुर में एक छोटा सा इलाका है जिसको चौरी चौरा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आंदोलनकारियों ने 22 पुलिस वालों को थाने में जलाकर मार दिया, और गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। यानी असहयोग आंदोलन स्वराज के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। लेकिन भारत के लोगों का मनोबल कम नहीं हुआ, वह आगे भी गांधी के आह्वान पर निरंतर आंदोलनों में भागीदारी निभाते रहे।
इसके बाद गांधी के नेतृत्व में जो बड़ा आंदोलन हुआ, वो बड़ा आंदोलन था आपका सविनय आंदोलन, जिसको नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस नमक सत्याग्रह आंदोलन को डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने द्वारा चुने हुए 78 कार्यकर्ताओं के साथ डांडी समुद्र तट के लिए प्रस्थान किया और वहां पर केतली में समुद्र के पानी को खौलाकर नमक बनाकर नमक कानून का सूत्रपात किया, यानी नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून का सूत्रपात नहीं, नमक कानून का उल्लंघन किया और इस आंदोलन का सूत्रपात किया, इस आंदोलन को आरंभ किया। इसके बाद गांधी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई वो भारत छोड़ो थी, जिसको हम अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और उसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ी गई। अंततः ब्रिटिश सरकार को इस देश को आजाद करके जाना पड़ा। इसमें हम सब ने ये देखा, इस पूरे आंदोलन का अध्ययन करके हमने ये देखा कि भारत के लोगों ने मिलजुल कर आपसी सहयोग से एकजुटता के साथ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि यह देश आजाद हुआ और यहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये जो फीलिंग आई उसके बाद अब संविधान के द्वारा भी इस फीलिंग को और मजबूत किया गया और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने का खाका तैयार किया गया। और ये सब कैसे धीरे धीरे, मतलब हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना आई वो कैसे आई, तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ते लड़ते हम आपस में यहाँ के लोग संगठित होते चले गए। हालांकि दुर्भाग्य ये भी रहा कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे बीच में फूट भी डाल दी और हिंदू मुसलमान धार्मिक आधार प्रदान करके इस देश का विभाजन भी करा दिया। लेकिन खैर ऐसा नहीं है कि देश का विभाजन हो गया तो सारी चीजें खत्म हो गई। अभी भी हमारा देश काफी बड़ा है और ईश्वर करे सदैव सुरक्षित रहे। जो राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर डेवलप हुई वो हमेशा बनी रहे और दिन पर दिन और मजबूत होती जाए। तो ये समझाना था मुझे कि भारत में राष्ट्रवाद क्या था, कैसे डेवलप हुआ। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है और ये राष्ट्रवाद कैसे हासिल हुआ। तो ये द्वितीय अध्याय था। उम्मीद है कि आपको पूरा प्रकरण समझ में आ गया होगा। इसका जो सामग्री है, अध्ययन सामग्री, मतलब इसमें जो आपको कॉपी में नोट करना है, ये तो जो लेक्चर मैंने बनाया ये आपको समझने के लिए था। क्योंकि मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी को चीज़ों को लिखने के पहले उस पूरे टॉपिक का परिचय होना चाहिए कि टॉपिक में है क्या। आप जनरली जो 10th स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं, 10th 12 या उसके आगे वाले जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों का ये होता है कि वो लिखना रटना इन चीज़ों को महत्व देते हैं। बच्चों जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप अपनी भाषा में भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो और निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और यही वास्तविक लक्ष्य है अध्ययन का, अध्यापन का। केवल नोट करना, याद करना लक्ष्य नहीं है। तो ये इस चैप्टर को मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको आप पूरा ध्यान से सुनिए। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए। आपके पास ऑडियो रूप में है, वीडियो रूप में है, इसको ध्यान से सुनिए तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और बाकी इस पे जो मटेरियल होगा जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है तो मैं आपको वो व्हाट्सएप के माध्यम से वो सामग्री मैं आपको भेज दूंगा, उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो एक काम और करिए, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। इसका फायदा ये होगा कि और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास साधन नहीं है तो उनको भी मौका मिलेगा जुड़ने का, चीज़ों को समझने का और पढ़ने का। एक शिक्षक का उद्देश्य ये होता है कि जितने विद्यार्थियों तक उसकी बात पहुँचे और जो भी उसके ज्ञान से लाभान्वित हो सके वो लाभान्वित हो। अब बच्चों ये कोरोना काल है, पता नहीं कब तक ये चीज़ें रहेंगी, तो पढ़ाई के लिए ये बेहतर माध्यम है। आपका समय कीमती है, निश्चित रूप से वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग करिए। और इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।